इस ग्राफ पे फोकस करना चाहूँगा जो परफॉर्मेंस बता रही है 1.2 बिलियन एंड 2.8 बिलियन। MQM का कराची और पीपल्स पार्टी के कराची में ये डिफरेंस, और इंशाल्लाह जो ग्राफ आप देख रहे हैं ऊपर जाता हुआ, ये इंशाल्लाह आने वाले 3 सालों में मज़ीद ऊपर जाएगा। और फिर कराची वाले फैसला करेंगे कि उनको तासुब की सियासत अच्छी लगी, तनकीद की सियासत अच्छी लगी, या तरक्की और ख़िदमत की सियासत अच्छी लगी। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपका ताल्लुक़ किस एजेंसी से है? हाँ यार, ये मेरे 2 फ़ोन है भाई, ये दोनों आप लोग चेक कर लो। ना नवाब शाह से फ़ोन है, ना घुटकी से फ़ोन है, ना डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से फ़ोन आया। अच्छा चलो, तो फ़ोन भी नहीं है, चिट्ठी भी नहीं आई। और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में डॉक्टर आसिम साहब के हवाले से आप बात करें, डॉक्टर आसिम से मेरे ख्याल में मेरी मुलाकात हुई है महीना 1.5 महीना हो गया, और मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, हल्फिया कहता हूँ कि डॉक्टर आसिम ने इस तरह की कोई फरमाइश मुझसे नहीं की। अगर आपने मेरी पार्टी की क़यादत के हवाले से किसी से बात की, किसी के हवाले से बात करेंगे, मैं आपको बरमला कहता हूँ कि इस तरह की कोई बात नहीं हुई। जो रिक्रूटमेंट की जाएगी वो कानून के मुताबिक की जाएगी, ट्रांसपेरेंट तरीके से की जाएगी, ताकि किसी का हक भी ना मारा जाए और KMC के साथ कोई ज़्यादती भी ना हो। बाकी प्रेशर यार, वो मैं क्या प्रेशर कुकर तो मैं हूँ, संभाल लेता हूँ इंशाल्लाह। आप लोगों को संभाल लिया, तुमको भी संभाल लूँगा। मैं ये बताना चाहूँगा कि जो आखिरी साल मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का था, जब उनने कराची शहर की क़यादत की, तो टोटल KMC का जो रेवेन्यू कलेक्शन थी वो 1.2 अरब रुपए थी। ये मैं डॉक्यूमेंटेड नंबर आपको दे रहा हूँ ताकि मवाजना किया जा सके कि किसने क्या किया और कौन क्या करने की कोशिश कर रहा है। ये वो लोग हैं जिनकी तूती बोलती थी इस शहर के अंदर। 1.2 अरब रुपए टोटल कलेक्शन की उन लोगों ने जिनका कंप्लीट एब्सोल्यूट कंट्रोल था इस शहर कराची के ऊपर। हमें 1 साल हुआ, उसी उनके आखिरी साल यानी कि उनकी स्ट्रेटजी का इख्तिताम, जो कि रेवेन्यू का एक बेहतरीन टाइम होता है, और हमारा पहला साल, हमने 1 साल में 2.8 अरब रुपए इकट्ठा किए। यानी कि जो आमदनी थी KMC की ओन सोर्सेस की, उस आमदनी में 150% इजाफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों की क़यादत में चलने वाली बल्दिया उज़्मा कराची ने किया है। और ये इस बात का सबूत है, इसमें मैं अभी आपको NUCT ऐड नहीं कर रहा हूँ, इसमें जो जो नए टैक्स के हजम हमने काउंसिल से मंजूर कराए ना, वो मैंने ऐड नहीं किए हैं। ये सारे वो पुरानी चीज़ें हैं, दुकानों का किराया हो, पेट्रोल पंप से आमदनी हो, ज़मीनों से आमदनी हो, चार्ज पार्किंग की आमदनी हो, जू की आमदनी हो, सफारी पार्क की आमदनी हो। कोई ऑप्शन नहीं किया हमने, कोई एक KMC की जायदाद हमने बेची नहीं है कि प्लॉट की बंदरबाट हो गई हो, ऑक्शन कर दिए हो हमने। सिर्फ जो जायदाद मौजूद थी, जो कि लोगों के या तो किराए पे थी या कब्जे में थी, जहाँ KMC का इख्तियार था, उस इख्तियार को एक्सरसाइज किया और 1.2 अरब को 1 साल में हम 2.8 अरब रुपए पे ले गए। टू बी एग्जैक्ट 2.81 बिलियन रुपीस। ये है परफॉर्मेंस, ये है कारकर्दगी। और इस साल का हमारा टारगेट है कि जो हमने अपनी काउंसिल से कानून साजी कराई है, जो पॉलिसीज़ को अप्रूव कराया है, वो इस आमदनी को इंशाअल्लाह हासिदों के शर से शहर को अल्लाह ताला बचाए, गासिबों के शर से अल्लाह ताला इस शहर को बचाए। इंशाअल्लाह इस आमदनी को अगर इस साल 140% इजाफा किया है, तो अगले साल इंशाअल्लाह कई गुना इजाफा करेंगे, और वो कई गुना इजाफा करने के बाद वो पैसा कराची शहर की आवाम की फलाह बहबूद के लिए, कराची की आवाम की खिदमत के लिए, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए, पब्लिक स्पेसेस को बेहतर करने के लिए,
पार्क्स, प्लेग्राउंड्स को बेहतर करने के लिए, हमारी जो अस्पताल की फैसिलिटीज़ हैं उनको बेहतर करने के लिए इंशाल्लाह खर्च किया जाएगा हर क्वार्टर। कभी केएमसी की तारीख में ये नहीं हुआ। आप सहाफ़ियों को भी आमदनी का पता तब चलता है जब एफए साहब जो हैं अपनी बजट बुक तैयार करते हैं, अगर लीक ना हो जाए कुछ बाखबर ज़राए के मुताबिक, तो आपको भी साल के आखिर में पता चलता है कि भाई क्या परफॉर्मेंस रही है। हम कमिट करते हैं कि हर क्वार्टर में अपने फाइनेंशियल नंबर्स पब्लिक करेंगे। जो MUCT से आमदनी आएगी उसको पब्लिक करेंगे, जो टोल की मद में आमदनी आएगी उसको पब्लिक करेंगे, जो सूबाई हुकूमत से हमको ग्रांट मिलती है उसको पब्लिक करेंगे, और क्या क्या अखराजात कर रहे हैं, किस मद में कर रहे हैं, वो सब कुछ पब्लिक करेंगे। इस माली साल में इंशाअल्लाह बहुत सारे काम जारी हैं, बहुत सारे नए काम स्टार्ट होने हैं। मैं लोगों को देख रहा था कि जब बजट पास हुआ लोगों ने कहा कि कराची शहर के साथ ज़्यादती हो गई, कराची शहर के लिए बजट में कुछ नहीं रखा गया। किसी ने कागजात पढ़ने की कोशिश नहीं की। इस बजट में 20 साल के बाद कराची में इजाफी पानी लाया जा रहा है हब डैम के ज़रिए। 20 साल के बाद 45 साल पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर जो हब कनाल का था तबाह हो गया था, उसको ना सिर्फ उसकी असर तामीर हो रही है एक नई कनाल के ज़रिए, लेकिन एक जो हमारी पुरानी कनाल थी उसको रिहेबिलिटेट भी किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, आसिफ अली जरदारी साहब की सिंध हुकूमत हमें सपोर्ट कर रही है, हमें फ़ंड कर रही है ताकि हम शहर कराची के अंदर इजाफी पानी ला सकें, जिससे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की नुमाइंदगी कर रहे हैं जुम्मन दरबान साहब। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से दिल मोहम्मद साहब मेरे साथ बैठे हैं। डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी हो, हमारा ओल्ड सिटी एरिया हो, वो डायरेक्टली मुस्तफ़ीद होगा, पानी आ पाएगा यहाँ तक, और फिर हमें उसको मुनसिफाना तरीके से तकसीम करना है। ये लोग कहते हैं कि बजट में कुछ नहीं है, कराची शहर के साथ कुछ नहीं हो रहा। मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी एक्निक से 2.5 साल से एक ज़ेर इल्तवा था हमारा प्रोजेक्ट KWSSIP का SOP2, 175 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है जिसकी मंजूरी कराई है हमने, जिसमें से 75 अरब रुपए खर्च होंगे K4 की ऑगमेंटेशन पे। वो पैसे अवेलेबल हैं, यानी कि जितना भी निज़ाम शहर के अंदर पानी की तरसील का बनना है उसकी असरन और तामीर होगी ताकि वाटर लीकेजेस आपकी ख़त्म हो सकें, पानी ज़ाया ना हो, हम पानी को ज़ाया होने से बचा सकें और वो पानी शहरियों को दे सकें। क्या अमाउंट बताया आपको? 75 अरब रुपए, और मज़ीद तकरीबन 90 अरब रुपए आपके पंपिंग स्टेशंस के निज़ाम हों और वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए मुख्तस किए गए हैं। ये वो पैसा है जो तख़य्युलाती नहीं है, मौजूद है, फंडेड है, डॉक्यूमेंटेड है। इस साल इंशाअल्लाह उसके ऊपर काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। 56 अरब रुपए की मलीर एक्सप्रेस वे आपके सामने है। मलीर के ब्रिज को एक्सपैंड करना हो, उसको रिहेबिलिटेट करना हो, जाम सादिक अली ब्रिज को रिहेबिलिटेट भी करना हो और एक्सपैंड करना हो, कोरंगी कॉजवे का ब्रिज हो, ये तमाम चीज़ें मंसूबे में रखी गई हैं, पैसे मौजूद हैं, खर्च किए जाएंगे। सॉलिड वेस्ट के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए मुझे हैरत होती है, पता नहीं क्यों हम जल्दी करते हैं शहर की के बारे में हद तक आमेज गुफ्तगू करने में। ये बड़े बड़े चैम्पियन तीसमार ख़ान जो इस शहर के मामलात को चला के गए हैं, इनके ज़माने में कभी प्रॉपर गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशन नहीं बने, इनके ज़माने में कभी प्रॉपर लैंडफिल साइट नहीं बनी। मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि कराची शहर के अंदर 6 नए गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशन काम शुरू हो गया है। ये मैकेनिकल स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी वाले
गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशन हैं। 10 अरब रुपए इसकी लागत आ रही है, टेंडरिंग हो चुकी है, काम स्टार्ट हो गया है। लैंडफिल साइट 12 अरब रुपए की कॉस्ट पे प्रॉपर मैकेनिकल लैंडफिल साइट बनाई जा रही है, टेंडरिंग हो गई है। इस साल काम स्टार्ट हो जाएगा। डेडलाइन है 31 दिसंबर 2025 की इन सारे प्रोजेक्ट्स के लिए। ये मैं आपको मोटी मोटी बातें कर रहा हूँ। हस्पतालों की मद में, यूनिवर्सिटीज़ की मद में जो और अखराजात किए जाते हैं, जो OZT शेयर KMC को मिलता है, जो OZT शेयर टाउन्स को मिलता है, वो अलग है। यूसीज़ के पैसे पहले हमारी सियासी जमात ने बढ़ा के 5 लाख किए थे, आज हमारी सियासी जमात ने, मैं शुक्रगुजार हूँ आसिफ अली जरदारी साहब का, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, कि उन्होंने हमारे तमाम यूसी के नुमाइंदों की बात सुनी और सुनने के बाद उस 5 लाख को बढ़ा के 12 लाख रुपए किया, ताकि जो यूसी चेयरमैन है, चाहे वो कराची शहर के किसी अर्बन एरिया का हो या सूबाई सिंध के किसी रूरल एरिया का हो, उसके पास उसके अकाउंट में वो पैसे पड़े हो, सरकारी अकाउंट में, कि अगर उसको स्ट्रीट लाइट लगानी है तो उसको अपने मेयर के पास, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन के पास ना जाना पड़े, वो खुद उसके अखराजात कर सके। अगर उसको नाली ठीक करनी है, रोड कारपेटिंग करानी है, तो वो अपना काम कर सके। ये इंतहाई मुश्किल हालात में मैं आपको एक परफॉर्मेंस बता रहा हूँ जिसके अंदर 8 महीने केयरटेकर दौर के गुजरे हैं, आपके सामने हैं। सिर्फ ये थी, नीयत क्लियर थी, टारगेट क्लियर था कि हाँ यार ये चीज़ करनी है, काम करना है, और वो काम होता हुआ लोगों को नज़र आ रहा है। वसीम अख्तर साहब के दौर में या MQM के दौर में जो चलती हुई बसेस को बंद कर दिया गया था, आप सब गवाह हैं, जो पुराने रिपोर्टर्स हैं यहाँ पे, वो बताएंगे आपको कि ये बसेस चल रही थी, उनको बंद करके बैतुल मुकर्रम पे और लांडी पर खड़ा कर दिया गया और फिर वो गलती सड़ती रही। आज उन बसों को रिवाइव करने का मंसूबा भी ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेयर, डिप्टी मेयर, काउंसिल के अरकान लेकर आ रहे हैं। हमारा मशीन पूल डिपो का जो इक्विपमेंट था तबाह हो गया था इनकी नाअहली की वजह से। आप कभी जाएं तो आपको नज़र आएगा बंद मशीनरी, ख़राब मशीनरी। आज ये बारिशों की तैयारी के लिए आपको जगह जगह KMC के पंप्स नज़र आ रहे हैं। वो पुराने पंप्स जो बंद कर दिए गए थे, छुपा के रख दिए गए थे, उनको रिहेबिलिटेट किया है ताकि उन पंप्स को हम लगा सकें। आप देखेंगे ऑरेंज रंग की हमने वो भी की है, नज़र आ रहा है आपको वो चीज़ होते हुए। लेकिन जो लोग मनफी बात करते हैं, जो लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, वो बाज नहीं आएंगे। इस साल इंशाअल्लाह शमसी तवानाई, ग्रीन, क्लीन, सस्ती एनर्जी तारीख में पहली बार KMC की बकेट लिस्ट में है, हमारी टारगेट लिस्ट में है। 3 दिन पहले अखबार में ऐड आया है जिसके तहत बल्दिया उज़्मा कराची पाकिस्तान की पहली लोकल काउंसिल बनने जा रही है, जो कि शमसी तवानाई पर चलेगी। तारीख में पहली बार कराची की शाहराहों को, क्योंकि आए दिन लोड शेडिंग का प्रॉब्लम होता है, तारों की या बल्बों की चोरी होने का मामला आता है, तो हमने पायलट प्रोजेक्ट इसके लिए भी कंसीव किया है, जिसके तहत कराची की 3 बड़ी शाहराहों का इंतखाब किया है। उन 3 शाहराहों पर सोलर लाइट्स हम लगाने जा रहे हैं और 5 साल का ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट भी देने जा रहे हैं। यानी कि सज़ा जज़ा इसकी टोपी उसके सर ना हो, कि डिपार्टमेंट ये ना कहे कि लोड शेडिंग हो रही है, कोई बंदा ये ना कहे, अफसर ये ना कहे कि सर वो तार चोरी हो गया था। कॉन्ट्रैक्ट में इनबिल्ट, ताकि पैसों को बेहतर यूटिलाइज़ किया जा सके। हम अपने बिजली का ख़र्चा भी बचाएंगे, अपनी ऑपरेशन मेंटेनेंस की कॉस्ट भी बचाएंगे और बेहतर परफॉर्मेंस होगी। और इंशाल्लाह कामयाब हुए तो इसको हम शहर की हर शाहराह पर लेकर जाएंगे। 106 सड़कें हमारी हैं। तीसरी चीज़, हमारी मार्केट्स हैं 55। हमने उन मार्केट्स में अपने किराएदारों को फैसिलिटेट करने के लिए, जिनको लोड शेडिंग का भी प्रॉब्लम है और महंगी बिजली का प्रॉब्लम है,
जो मुआहदे दूसरी हुकूमतों ने कर लिए, ROE पता नहीं क्या डिसाइड हुआ, खमियाजा हम लोग भुगत रहे हैं कि बिजली बहुत महंगी हो गई है। तो हमने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कि हम अपने कारोबारी तबके को कैसे मदद कर सकते हैं, कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं, हमने अपनी मार्केट्स का भी इंतखाब किया है, जिन मार्केट्स को हम इंशाअल्लाह कंसल्टेंट्स की एडवाइस पर, जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं उनकी एडवाइस पर सोलराइज करेंगे। और टारगेट हमारा ये होगा कि अगर उनको मार्केट से जो बिजली मिल रही है, अगर वो 60 रुपये यूनिट है तो हम उससे कम में उनको देंगे, ताकि हम अपने मेहनतकश तबके को सपोर्ट कर सकें, उनके बिज़नेस को बेहतर बनाने के लिए। और इंशाअल्लाह अगर कामयाब होते हैं इस काम में, तो शहर में बहुत सारी ज़मीन KMC की मौजूद है जिसको हम सोलर पार्क पर इस्टेब्लिश करना चाहेंगे, और हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वो हमारी बकेट लिस्ट है जो हमने तैयार की है, बनाई है अपने दोस्तों की मशावरत के साथ, और इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ ये चीज़ें आपको होती हुई नज़र आएंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नालों के हवाले से मनफी गुफ्तगू बहुत सारी की जाती है। मैंने आपको बताया था जब बकरीद का ऑपरेशन हुआ, आलाइशों का ऑपरेशन हुआ, तो कराची के अंदर मेयर, डिप्टी मेयर, बल्दियाती नुमाइंदे फील्ड में थे, और हमारा कंपटीशन पंजाब से हो रहा था जहाँ पे वज़ीर आला साहिबा मैदान में थी। हम पर लोग तनकीद करते हैं कि हम बल्दियाती निज़ाम के हक़ में नहीं हैं, लेकिन हमारे यहाँ बल्दियाती निज़ाम है भी, और बल्दियाती निज़ाम ऐसा है कि आपको डिप्टी मेयर हो, बल्दियाती अराकीन हो, सब अपने अपने इलाकों में मौजूद नज़र आए, काम करते हुए नज़र आए, और आपने देखा वो अच्छा काम हुआ। मेरा गिला ये है कि अभी लाहौर में 2 दिन पहले बारिश हुई, वहाँ पर आपने किसी वहाँ की ऑपोजिशन की जमात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नहीं देखा, या वहाँ के गवर्नर साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नहीं देखा, या वहाँ के किसी और रिपोर्टिंग नहीं देखी कि जी लाहौर डूब गया। कराची के अंदर हम पता नहीं किस डायमेंशन से तस्वीर खींचते हैं कि वो मज़ा आता है हमको कि कराची डूब गया। भाई कराची को डूबने नहीं देंगे, कराची को डुबोया गया है, मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, लेकिन उन परेशानियों को, मुश्किलात को हम फेस कर रहे हैं। अभी जो पिछले दिनों बारिश हुई कराची में, सारा कराची क्लियर रहा, सारा कराची क्लियर रहा। हमें मुश्किलात जहाँ पे आई वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में एक जगह थी, कलंदरिया नाला वो मकाम है जहाँ पे हमको प्रॉब्लम आई। नया नाला बना है, कभी कभार पहला उसका टेस्ट था ये, 70 मिलीमीटर बारिश हुई थी पहाड़ों पे, डॉक्यूमेंटेड, आप चेक कर सकते हैं। गुलशन हदीद हो, गुलशन मेमार हो, मंगोपीर हो, माजी में आपको याद होगा ज़रा सी बारिश होती थी, केडीए चौरंगी डूब जाती थी, पानी नज़र आता था, नागन चौरंगी डूब जाती थी, पानी नज़र आता था। आरिफ अलवी साहब उस वक्त सदर नहीं थे, बट आपको याद होगा हलीम आदिल शेख उनको बोट में लेके निकल जाते थे। हमने वो वक्त देखा है, चुंदरीगढ़ रोड डूब जाती थी, शाहीन कॉम्प्लेक्स डूब जाता था। अब की बार ऐसा नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं कोई काम किया गया तभी हुआ ना। हर शख्स बैठा होता है, उसको मज़ा आता है तनकीद करने में। तो मैंने एक वीडियो बनाई है आपको दिखाने के लिए कि शहर के अंदर बल्दिया उज़्मा कराची नालों की सफाई के ऊपर किस तरीके से काम कर रही है, डेली किस तरीके से काम किया जाता है। और जो भी पेमेंट हम करते हैं ना, एक ज़माना था पेमेंट की बंदरबाट होती थी, अब उसको नेस्पा ऑडिट करता है, कंफर्म करता है कि हाँ लैंडफिल साइट पर इतना कचरा पहुंचाया गया है, उसके बाद वो पेमेंट की जाती है। मुझे ये सोचना है कि मेरे शहर के लोगों की तकलीफ़ को मैं कैसे कम कर सकता हूँ। आप लोग सब इस बात से इत्तफाक करेंगे कि शहर के अंदर ट्रैफिक कंजेशन एक मेजर मसला है, और रात को 9 बजे के बाद मौरीपुर रोड हो, एमटी खान रोड हो, माई कुलाची रोड हो, सनसेट बुलेवार्ड रोड हो, कोरंगी रोड हो, जाम सादिक पुल हो, शारे दारुल उलूम हो, लाठी की सड़क हो, कायदाबाद हो, ये चौक हो जाती हैं। और ये चौक क्यों होती हैं?
कि पोर्ट का ट्रैफिक जिसको अप कंट्री सामान लेके जाना है, कराची के किसी गली मोहल्ले में नहीं लेके जाना, वो सामान निकालने के लिए सड़क पर आते हैं और हम शहरियों के लिए जगह चौक हो जाती है। हैजर्ड है वो, लोगों के लिए लोग सफ़र नहीं कर सकते, एक्सीडेंट्स होते हैं, सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं, एम्बुलेंसेस फंसती हैं, एनवायरमेंटल हैजर्ड है वो, ये ग्राउंड रियलिटी है। तो मेरा बहसियत एडमिनिस्ट्रेटिव हेड उसका कोई ना कोई हल मैं सोचूंगा ना। मुस्तफ़ा कमाल साहब एक माजी के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड रहे हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब इस वक्त एक पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको भी हल सोचना चाहिए ना। ये कह देना कि मुझे पता है ये नहीं हो सकता, ये स्टेटमेंट गलत है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं एडमिनिस्ट्रेटर बना, मैंने पहला काम ये किया, इसका जो कंसल्टेंट था, टेक्निकल कंसल्टेंट, उसका नाम है ईए, इंजीनियरिंग एसोसिएट्स, मैंने उनके साथ मीटिंग की और मैंने उनसे पूछा कि जी कहा जाता है कि ये हैवी ट्रैफिक के लिए नहीं बना। उन्होंने दो टोक ये बात हमें बताई कि सर बात गलत है, इसके स्ट्रक्चर में कोई इशू नहीं है। मैं कही आप लिखत में दे सकते हैं, उन्हें इन राइटिंग रिपोर्ट जमा कराई। पहली चीज़ तो ये हो गई। तो ना मैं इंजीनियर हूँ ना मुस्तफ़ा साहब इंजीनियर, हम इन चीज़ों से गुरेज करें। हाँ, उसके अंदर पिछले चंद सालों में वेयर एंड टेयर बहुत हुई है, उसके अंदर कुछ जगह हैं जहाँ पे चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है। उसके लिए तो हम कह रहे हैं कि अगर एनएचए करना चाहे एनएचए करे उसको, एनएचए नहीं कर सकती तो हम करके देंगे। और मुझे ये लगता है कि इन तमाम चीज़ों का हल इस तरह निकल सकता है, नो कहना तो हर चीज़ का सबसे आसान हुआ है, नो कह दें। अगर हल की तरफ सोचना है तो हमने प्रपोज एनएचए को ये किया है अभी कि आप इसका ट्रायल रन करें 1 हफ्ते का। आप रात को हैवी ट्रैफिक खोलें इसके ऊपर, जब नॉर्मल गाड़ियाँ नहीं जा रही होती, उस पर लाइट ट्रैफिक नहीं होता, आप रात को हैवी ट्रैफिक खोलें, उसको रेगुलेट करें और हमें पता चल जाएगा कि क्या इस रास्ते को इस्तेमाल किया जा सकता है हैवी ट्रैफिक के लिए या नहीं। जुमेरात को उनकी रिपोर्ट, उन्होंने भी एक और कंसल्टेंट हायर किया है ईए के अलावा, उसकी गालिबन जुमेरात को रिपोर्ट आ जाएगी। उसके बाद वो हमें भी उसको शेयर करेंगे और प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछेंगे। मैं ये समझता हूँ कि शहर का एक बड़ा मेजर मसला है, वो हल हो सकता है। और अगर इस मसले को हल करने के लिए कुछ पैसे मज़ीद खर्च करने पड़े लियारी एक्सप्रेसवे को बेहतर बनाने के लिए, तो हम तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत ये कहती है कि हम ये काम भी करने को तैयार हैं ताकि शहरियों को हम रिलीफ दे सकें। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं कार्रवाई तो स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर अब जो कार्रवाई करूँगा ना तो वो लोग फिर जब कहेंगे ना कि हमारे साथ ज़्यादती कर दी, उनकी खबरें नहीं चलाना। फिर प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये होता है यार, मैं वो ठेले वाले से पैसे नहीं लेता भाई, ना ये लेता है, हम लोग नहीं है वो। मैं कहता हूँ उनके साथ ज़्यादती है, उन ठेले वालों के साथ, कि कभी कोई जाके पैसे ले रहा है, कभी कोई ले रहा है, कभी कोई ले रहा है, वो दे भी रहे हैं। हम शहरी भी जाके उनसे फिर आम भी ख़रीदते हैं, सेब भी ख़रीदते हैं, सब्जियाँ भी ख़रीदते हैं। न्यू एमेजना रोड जो है वो 6 लेन की ट्रैक है, आप अभी जाएं दोपहर में वहाँ पे 2 लेन शायद चलोगे, बाकी सारी या तो पथारे लगे हुए होंगे, ठेले लगे होंगे, या हमारी गाड़ियाँ खड़ी होंगी। हम शहरी बरियुज़्ज़मा नहीं हो सकते इस चीज़ से, हमें भी ओन करना पड़ेगा। तो कार्रवाई इंशाल्लाह अशूरे के बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कुछ टारगेट्स हमने बनाए कि मॉडल स्ट्रीट्स क्रिएट करेंगे और इंशाल्लाह वज़ीर आला ने हिदायत दी कि मेयर, कमिश्नर, एडिशनल आईजी कराची तीनों मिल के इस चीज़ को स्पेयरहेड करेंगे ताकि कंप्लीट यकसोई के साथ ये काम किया जा सके। टारगेट हमारा ये, और इंशाल्लाह अगर आप लोगों की मदद रही और प्रोपेगेंडा इतना ज़्यादा नहीं हुआ, क्या कराची दुश्मनी का कार्ड मेरे ख़िलाफ़ नहीं खेला गया, तो इंशाल्लाह ये काम करके देंगे। सर, ये वजह है कि आपने इब्तिदा में अपने मुखालफिन का टेन्योर गिनवाया, लेकिन आपके जो मुखालफिन हैं वो भी तो ये बात करते हैं कि मुसलसल 16वां साल सिंध हुकूमत का है, कराची आज भी बदतरीन शहरों की लिस्ट में आता है। आप सिर्फ क्या सारा मसला गुज़िश्ता बल्दियाती हुकूमतों पे डालेंगे? दूसरा ये कि 1 साल आपका तकरीबन हो गया है, 1 साल में आप बहुत सारी चीज़ें गिनवाते हैं, लेकिन जो बुनियादी मसाइल हैं वो पूरी तरह हल होते हुए नजर ही नहीं आ रहे। खास तौर पे जो पानी का मसला, जिला बस्ती कम से कम 2 माह से बदतरीन पानी के बहरान का शिकार है, मैनेज नहीं हो पा रही चीज़ें वाटर कॉर्पोरेशन से। इसी तरीके से कोरंगी और दीगर इलाकों का मसला है, गटर के ढक्कन
आप मलबा डाल देते नशरियों पे, आज भी बहुत सारे इलाकों में ये मसला हल नहीं हो सका। तो इसको कैसे कहेंगे, क्योंकि मुखालफिन ये कहते हैं सिंध हुकूमत जो फंड जो इख्तियारात आज आपको दे रही है वो अगर माजी में मिलते तो शायद उनके लिए भी इतनी आसानी हो। मैं आई पुट दिस क्वेश्चन टू यू, मुझे बता दें सिंध गवर्नमेंट ने मुझे कौन से पैसे दिए अभी। मैंने इसलिए स्टार्ट इस चार्ट से किया ना आपको कि इसमें तो कोई सिंध गवर्नमेंट है ही नहीं। 1.2 अरब रुपए हैं और 2.8 अरब रुपए हैं, कंपैरिजन आपके सामने। वो तो बड़े तजुर्बाकार लोग थे यार, पता नहीं पहले मुशीर दाखिला भी रहे थे, मुशीर बल्दियात भी रहे थे, सब कुछ रहे थे ना वो लोग। तो हम लोग तो नए लोग हैं। मेरा तो कोई भाई भावज या जानने वाला केएमसी में मुलाजिम नहीं है, वाटर बोर्ड में मुलाजिम नहीं है। आपको पता है किसके भाई भावजे हेल्थ डिपार्टमेंट देखें, जाके देखें तो पता चलेगा। तो मैंने इसलिए स्टार्ट उस चीज़ से किया, अपना काम पहले कर रहा हूँ और फिर जाके शहर का मुकदमा भी रखता हूँ। या मैं खुद काम ना करूँ, कह दूँ यार तुम पैसे दे दो मुझे, मैं काम कर लूँगा, मैंने ये काम नहीं किया। नंबर 1। नंबर 2, किसी भी हुकूमत में जब ट्रांजिशन होती है ना, तो उस ट्रांजिशन में जो आपको विजिबल चेंज है ना, विजिबल चेंज वो शुरू में नहीं आता। आप जो पॉलिसीज़ बनाते हैं, सोचते हैं, हिकमत अमली बनाते हैं, उसकी कानून साजी करते हैं, उसकी इन्फोर्समेंट उसके बाद स्टार्ट होती है। किसी भी गवर्नमेंट का पहला अगर आप आधा दौर देखेंगे ना, वो पॉलिसी मेकिंग है, उसके बाद उसकी इन्फोर्समेंट, उसकी एप्लीकेबिलिटी आती है। तो आपको इंशाल्लाह वो चीज़ें नज़र आएंगी। मैंने आपको ये थोड़ी कहा कि मैं पानी का मसला हल नहीं कर सकता। मैंने आपको बताया मैं पानी का मसला पीपल्स पार्टी कैसे हल करने जा रही है, कि जिनके दौर में तूती बोलती थी वो हब डैम वाली कनाल का काम नहीं कर पाए ना। क्या टैंकर माफिया जो है वो आज चल रही है? उनके ज़माने में टैंकर नहीं चलते थे। आप कहते हैं ज़िला बस्ती के अंदर पानी की शॉर्टेज है, मैं इत्तेफाक करता हूँ इस बात से। ज़िला बस्ती का हाल क्या किया इन लोगों ने? वो प्लॉट जिसके ऊपर घर होते थे उसके ऊपर 20-20 मंजिला इमारत बना दी, और आप एक्सपेक्ट करते हो पानी ऐड किए बगैर क्या पानी पहुंचेगा? आपने अपने वसाइल को बढ़ाया नहीं। और मैं इसलिए उनके ऊपर बातें करता हूं कि सड़कों को कमर्शलाइज करके प्लॉटों को कमर्शियल करने का रास्ता पहले नेमतुल्लाह साहब ने दिखाया और फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब ने दिखाया। ये नस्ला टावर जो है, ये जो रोड है, ये कमर्शियल किस दौर में हुई थी, ये हमें पता होना चाहिए। तो अनफॉर्चुनेटली हक़ाइक़ को जाने बगैर हम मामलात को कभी भी सोल्यूशन की तरफ नहीं लेके जा सकते। इंशाअल्लाह सोल्यूशन ओरिएंटेड हैं, सोल्यूशंस चाहते हैं, सोल्यूशंस की तरफ गामजन है, और इंशाअल्लाह आपको सोल्यूशंस डिलीवर करके देंगे। जी अशरफ, आपने दिखाई और थैलियों पे आपने बात भी की। हम मानते हैं शहरी भी थैलियां जो फेंकते हैं, पर मसला ये है कि कुछ साल पहले इस पे कानून साजी भी बनी थी कि शहरियों को थैलियों के इस्तेमाल के लिए कोई पाबंदी भी आयद हुई थी। आप केएमसी के अभी मेयर हैं, आपने इस हवाले से कोई कानून साजी बनाई कि शहरी थैलियां यूज़ नहीं करे और इसके ऊपर कोई अमल दरामद होने? मैं आपको मज़े की भी है और अनफॉर्चुनेट बात भी है कि कानून साजी मैंने एडमिनिस्ट्रेटरशिप के दौर में की, पास कराया। जब पास हो गई तो रिश्वत ऑफर हुई, मना किया, अदालत गए, अदालत से उसको सस्पेंड करा के आ गए। ये मैं बिल्कुल हक़ाइक़ पर मबनी बात कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंटेड है। मतलब मुझे तो कभी कभार मायूसी इतनी होती है कि मेहनत करके कोई चीज़ करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, और फिर वो कहीं और से कुछ और फैसला हो जाता है। मैं अगर आपको याद हो, जब वो मैंने कैंपेन स्टार्ट की थी तो मैंने कैंपेन का मोटो ये रखा था, से नो टू प्लास्टिक बैग्स। कोई भी कानून जब तक शहरी उसको ओन नहीं करेंगे ना, उसकी नफाज, उसकी अमल दरामद एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। मैं आपके तवस्सुत से, आज मीडिया के तवस्सुत से शहरियों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा का वास्ता है, अपने 5 मिनट की 10 मिनट की आसाइश के चक्कर में आप थैली इस्तेमाल करते हैं, वो थैली कई कई सालों तक, दिहाइयों तक आपके निज़ाम को चोक कर देती है। तो कानून साजी के लिए अब मैंने सिंध हुकूमत से रिजू किया हुआ है, सिंध गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की है मैंने कि जी हमारे लॉ को तो नहीं माना लोगों ने और अदालत ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया, आप अपनी कानून साजी कर लें ताकि उसके बेसिस के ऊपर उसको इन्फोर्स किया जा सके। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें ख़ुद ज़िम्मेदार शहरी, अच्छे इंसान, अच्छे मुसलमान होने का सबूत देते हुए, सफाई निस्फ़ ईमान को बरूए कार लाते हुए
हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। अच्छा, ये करके मैं आ रहा हूँ। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो है वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने 3 शर्तें जो है वो रखी कि उन 3 शराइत पे अमल किया जाए, फिर वो मुज़ाकरात करेंगे। दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, बहैसियत तर्जुमान से हुकूमत, आप इस पर क्या कहेंगे? अच्छा, मुझे नहीं पता खान साहब का क्या मौक़िफ़ है, खान साहब ने क्या स्टेटमेंट दिया है कि वो निगोशिएट करने को या इंगेज करने को तैयार हैं। जितना मैंने खान साहब को देखा है, मेरे ख़्याल में वो इन चीज़ों में बिलीव ही नहीं करते। वो उनका माइंडसेट डिफरेंट है, तो मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता। जो आपने दूसरी बात की अदालत के फ़ैसले की, अदालती फ़ैसले की, देखिए मेरा अपना मानना ये है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इस मुल्क में सबसे ताकतवर जजेज़ हैं। कानून को बनाने के लिए वज़ीर आज़म को जिद्दोजहद करनी पड़ती है। आइन को बनाने के लिए, अमेंड करने के लिए वज़ीर आज़म को जिद्दोजहद करनी पड़ती है, एक पूरा प्रोसेस होता है। लेकिन उस आइन को जज साहिबान अपनी इंटरप्रिटेशन के ज़रिए किसी तरफ भी ले जा सकते हैं। मेरा सादा सा सवाल ये है कि अगर कानून में, इलेक्शंस एक्ट में लिखा है कि 3 दिन के अंदर आपको सियासी जमात को ज्वाइन करना है, तो उस 3 दिन को अगर लॉ मिनिस्टर चेंज नहीं कर सकता, अगर स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली चेंज नहीं कर सकता, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चेंज नहीं कर सकता, सदर मुमलिकत चेंज नहीं कर सकता, तो जज साहिबान 3 को 15 कैसे कर सकते हैं? एक सवाल है ये, बड़े एहतराम के साथ। अगर आइन ये कहता है कि आपने एक सियासी जमात को ज्वाइन कर लिया, जब आपने सियासी जमात को ज्वाइन कर लिया तो आप उस सियासी जमात को 3 पैरामीटर्स पर अगर छोड़ेंगे तो आपके ऊपर आर्टिकल 63A का लागू होगा। यहाँ पर उन लोगों ने, आज़ाद उम्मीदवार जो कि PTI के थे, उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन कर लिया। आप कैसे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से वो स्विच करके दूसरी सियासी जमात पर जाएंगे? ये बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं, जो कि मुझे एट द एंड ऑफ द डे मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि जो ताकत है ना, वो ताकत तो अब जज साहिबान के पास है, और सवाल जवाब आप कर नहीं सकते, ना आपको करना चाहिए, क्योंकि फिर प्रॉब्लम हो जाती है। अब मेरा मौक़िफ़ हमेशा से ये रहा है कि सियासी मामलात हों, इंतज़ामी मामलात हों, सियासी जमातों को और लोगों को, मुअज़्ज़ज़ अदालतों को उनसे दूर रखना चाहिए, और हमारे जज साहिबान को भी उससे दूर रहना चाहिए। उसकी बुनियादी वजह है, हमारे मुआशरे में जो सबसे बड़ा इज़्ज़त और एहतराम का रुतबा है ना, वो जज साहिबान का है। क्यों? क्योंकि वो मुनसिफ़ हैं, वो न्यूट्रल हैं। जब आप सियासी इंतज़ामी मामलात में पढ़ते हैं, तो जब आप पनामा का फ़ैसला देते हैं तो नून लीग आपको बुरा भला कहती है और PTI मिठाइयाँ बांटती है। फिर जब पनामा के फ़ैसले को ओवरटर्न कर दिया जाता है 4 साल बाद, तो नून लीग मिठाई बांटती है और PTI आपको बुरा भला कहती है। कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। जब मुअज़्ज़ज़ अदालत आपसे रिलेटेड रिलीफ देती है तो आप कहते हैं अदालत बहुत अच्छी है, जब किसी और को रिलीफ देते हैं तो कहते हैं जी ये सही नहीं है। और सोशल मीडिया पे जो बातें की जाती हैं ना जज साहिबान के लिए, वो तज़हीक आमेज़ गुफ्तगू, वो गैर मुनासिब है, वो नहीं होनी चाहिए। जिस आला ओहदे पर, जिस मनसब पर वो फाइज़ हैं, किसी को उनके बारे में ये बात नहीं करनी चाहिए। और उसका हल तभी होगा, ये जो एक अनफॉर्चुनेट हिस्ट्री हमारी रही है ना, चाहे वो जस्टिस मुनीर का केस हो, मौलवी अनवारुल हक साहब का फ़ैसला हो, इरशाद हसन ख़ान साहब का फ़ैसला हो, या पैनामा केसेस देख लीजिए आप, अब्दुल क़य्यूम साहब का जिसमें बीवी शहीद को, आसिफ जरदारी साहब को कन्विक्ट किया गया था, वो फ़ैसला देख लीजिए। मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हमें लाइन ड्रॉ करनी होगी।
और सियासतदान जो है ना वो तो सियासत करेगा, उसको तो मौका चाहिए, तो वो तो अपनी बयानबाजी भी करेगा, बातें भी करेगा। लेकिन अगर ये जो रिमार्क्स और कमेंट्स के ऊपर गुफ्तगू चली जाए और जहाँ पे लोग बड़ी पर्सनलाइज बातें कर लेते हैं, मैं देख रहा हूँ जो सोशल मीडिया पर चीज़ें चल रही होती हैं बड़ी गैर मुनासिब है, वो नहीं होना चाहिए। उसका हल यही है कि इंतज़ामी मामलात, सियासी मामलात जो है ना, उसमें जब हम दखल अंदाज़ी करेंगे तो कहीं ना कहीं से छींटें उड़ेंगी। मैं आज मुस्तफ़ा कमाल के ख़िलाफ़ बात करता हूँ तो मुस्तफ़ा कमाल जवाब में मेरे ख़िलाफ़ बात करते हैं, हाफिज़ नईम साहब मेरे ख़िलाफ़ बात करते हैं या पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ बात करते हैं तो उसके जवाब में कोई जमात इस्लामी के ख़िलाफ़ बात करते हैं। तो हम तो सियासी जो लीडरान हैं दुनिया भर में, अभी ट्रम्प बाइडन का वहाँ पे इलेक्शन चल रहा है तो ट्रम्प बाइडन के ख़िलाफ़ बात कर रहा है, बाइडन जो है वो ट्रम्प के ख़िलाफ़ बात कर रहा है, ये नॉर्मल है। लेकिन वहाँ पे आप ये नहीं सुनेंगे कि बस छोड़ें। बहुत शुक्रिया। अच्छा मेयर साहब, जी सर। ये बता दीजिएगा मेयर साहब कि आप अक्सर ये बात करते हैं कि माजी में एमपीएन के दौर में सरकारी ज़मीनों की चाइना कटिंग हुई, साउथ अफ्रीकन कटिंग हुई। अब आपके दौर में केएमसी के बल्दिया टाउन में जंगल स्कूल के पास 3000 गज का एम्यूनिटी प्लॉट है, उसमें आपके लैंड डिपार्टमेंट के डायरेक्टर लैंड और टीम ने मिलकर उसको एक पीपल्स पार्टी के ही एमपीए को अलॉट कर दिया गया है और पीपल्स पार्टी का ही यूसी चेयरमैन उसकी मुखालफत कर रहा है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? पहली चीज़ तो ये, वो डायरेक्टर लैंड ना मेरे भाई हैं ना मेरे रिश्तेदार हैं, ना मैंने उनको बढ़ती किया था। ये तोहफे तो पुराने ज़माने के हैं ना माशाल्लाह। पहली चीज़ तो आप ये नोटिस कर लें। दूसरी जो आपने इस बात की निशानदेही की, इसकी निशानदेही मेरे सामने अगेन सोशल मीडिया के ज़रिए मुझे ये बात पता चली। शायद नंबर्स ऊपर नीचे हो सकते हैं क्योंकि कोई 1.5-2 महीने पहले मैंने चेक किया था इस बात को, जो मुझे बताया गया 2007 में कोई ऑक्शन हुआ था जिसकी डॉक्यूमेंटेशन की गई थी, मैंने चेक करवाई थी, यही चीज़ थी। 2007 का ऑक्शन था और 2007 में अल्हम्दुलिल्लाह मुर्तज़ा वहाब तो तालीम हासिल कर रहा था, बैठा हुआ कोई और था इस शहर के अंदर। लेकिन फिर भी चूँकि आपने इस बात को रेज़ किया है, किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा, इसको मज़ीद चेक कराऊंगा, इसकी इंक्वायरी करा लेते हैं और जो दूध का दूध होगा। बल्कि आपको अगर इफ़ माई मेमोरी सर्व्स मी राइट, अगर 2007 का ही ऑक्शन है तो वो ऑक्शन की लिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा ताकि आपको भी तसल्ली हो जाए कि इस काम से मुर्तज़ा वहाब का या मुर्तज़ा वहाब के साथियों का कोई लेना देना नहीं है। जी हाजिर सर, मसला ही। अच्छा मुर्तज़ा भाई ये बताएं कि केएमसी की जानिब से तो बड़े नाले उनको साफ किए जा रहे हैं, लेकिन जो छोटे नाले उन छोटे नालों को जब तक साफ नहीं किया जाएगा बड़े नालों में पानी आ नहीं सकता। जिला बस्ती के तमाम छोटे नाले और कचरे से भरे हुए, इसकी वजह से अगर बारिश होती है तो बड़े नालों तक पानी आने के बजाय वो सारा इलाकों में जमा हो जाएगा। तो इस हवाले से आपकी टाउन चेयरमैन से कोई बात हुई है? दूसरा सवाल मेरा ये है कि आप हर जगह सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की एक तारीखों के पुल मानते हैं, लेकिन सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जो जमीनी इकाई की कारकर्दगी सिफर है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड अब ये कर रहा है, जो जिला बस्ती से कचरा उठा रहा है, जो हाल ही में अभी सिंध हुकूमत के पैसों से नाले बने उनके ऊपर छतें डाली गई है, तमाम कचरा सॉलिड वेस्ट उस पर डंप कर रहा है। केडिया चौरंगी से लेके पहाड़गंज तक चले जाए, इसी तरह दूसरी चौरंगियों पर चले जाए तो आपको नाले हैं उनकी छतों पे कचरों के पहाड़ नजर आएंगे। तो इस हवाले से बताएं। मैंने आपकी वो रिपोर्ट देखी थी जिसमें आपने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के नालों का जिक्र किया। अब आपने खुद इतना बड़ा सवाल उठाया, रोज़ मुझ पर तनकीद होती है। नहीं आपसे नहीं, मैं बता रहा हूँ कि वो सियासी जो मेरे हरीफ हैं वो तनकीद करते हैं ना कि मुर्तज़ा वहाब ने नाले साफ़ नहीं किए। कल मैं शाहिदा रहमानी साहब के दुआ के लिए गया नॉर्थ नाज़ाबाद के एरिया में, शारा नूरजहाँ से होता हुआ, तो शारा नूरजहाँ का बड़ा नाला हमने भी बनाया है, उसके फीडिंग नाले जो है ना भरे हुए थे, शारा हुमायूं भरे हुए थे। अब मसला ये ना कि वो अपना काम नहीं करते, इल्ज़ाम सारा हमारे ऊपर डाल देते हैं। हम कोशिश ये करें जहाँ जहाँ मसाइल हैं उन मसाइल को हल करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह जहाँ जहाँ जो कुछ कर सका वो करूँगा। जो दूसरी बात आपने कही ना कि आप सॉलिड वेस्ट की तारीफ़ के पुल बांध देते हैं, मैं तारीफ़ के पुल नहीं बांधता, बट मैं ज़मीनी हक़ाइक़ पर मबनी बात करता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के जो हालात थे जब रेहान हाशमी साहब डीएमसी सेंट्रल के चेयरमैन थे और कचरा डीएमसी सेंट्रल उठाती थी, और आज सेंट्रल के जो हालात हैं उसमें बेहतरी आई है। मैं खुद जाता हूँ वहाँ पे, आप लोग भी जाते हैं, बेहतरी आई है। प्रॉब्लम क्या है? आपने अभी इल्ज़ाम ये लगाया ना कि वो जाके नाले में कचरा फेंक देते हैं छतों पे। मैं इस लॉजिक से इसलिए इत्तफाक नहीं करता, उसकी मैं वजह बताता हूँ। जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना ये सॉलिड वेस्ट का, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है।
इसमें कचरा उठाने के पैसे नहीं हैं, कचरा लैंडफिल साइट पर पहुंचाने के पैसे हैं। तो अगर वो कचरा किसी नाले की छत पे किसी सड़क पर डाल देगा ना तो उसको पेमेंट नहीं होगी। उसको पेमेंट तभी होगी जब वो जाम चाकरों पे, गोंद पास पे या शराफी गोड की जो लैंडफिल साइट है उसके ऊपर कचरा लेके जाएगा, वहाँ पे वेइंग स्केल है, वो वेइंग स्केल पे रिकॉर्ड होगा, उसके बाद उसको पेमेंट की जाएगी। ये जो आप जगह जगह कचरा इस तरह पिकता हुआ देखते हैं, ये जो माफियाज हैं ना, जो अनरेगुलेटेड लोगों से घरों से 200 रुपये लेके कचरा उठाते हैं, तो हम लोग उनको 200 रुपये दे देते हैं, वो कचरा हमारे घर से ले जाके गली के नुक्कड़ पर फेंक देते हैं। ये वो अफराद हैं और उसके लिए हमें क्रैक डाउन करने की ज़रूरत है, जो कहने वज़ीर आला और वज़ीर बल्दियात के सामने रेस किया है। कमिश्नर साहब को भी मैंने कहा है कि इसमें एक कंसर्टेड एफर्ट के साथ ये जो स्कैवेंजर्स हैं या इस तरह के जो लोग खुद अपना पैसा इकट्ठा करके लोगों के घरों से उठा के एक जगह फेंक देते हैं, ये वो हमारे लिए एक चैलेंज है जिसको इंशाल्लाह हम अबूर करने की कोशिश करें। जी सर। सर मेरा आपसे सवाल ये है कि सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर ताइनात के हर दौर में हुई है, ऐसे आप बयान नहीं करना। आप पीपल्स पार्टी के तर्जुमान भी हैं, ये दिलाते हैं कि आप पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, यानी धोखे के सरदार भी आपको फ़ोन कर रहे हैं, नवाब शाह से भी आपको कॉल आ रही है, कोई डॉक्टर साहब है नासबाद वो भी कॉल कर रहे हैं, और ग्रेड 7 से लेके वहाँ तक, यानी आप मतलब एक जैसे पिछले मेयर साहब के इख्तियारात तो आपके पास हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। तो इस हवाले से बताएं कि जो लोग तैनात किए जा रहे हैं वो उनका क्राइटेरिया उस पर पूरे उतरते हैं। आपका ताल्लुक किस एजेंसी से है? हाँ यार, ये मेरे दो फ़ोन है भाई, ये दोनों आप लोग चेक कर लो, ना नवाब शाह से फ़ोन है, ना घुटकी से फ़ोन है, ना डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से फ़ोन है। अच्छा चलो, तो फ़ोन भी नहीं है, चिट्ठी भी नहीं आई। और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में डॉक्टर आसिम साहब के हवाले से आप बात करें, डॉक्टर आसिम से मेरे ख्याल में मेरी मुलाकात हुई है, महीना 1.5 महीना हो गया, और मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, हल्फिया कहता हूँ कि डॉक्टर आसिम ने इस तरह की कोई फरमाइश मुझसे नहीं की। अगर आपने मेरी पार्टी की क़यादत के हवाले से किसी से बात की, किसी के हवाले से बात करेंगे, मैं आपको बरमला कहता हूँ कि इस तरह की कोई बात नहीं हुई। जो रिक्रूटमेंट की जाएगी वो कानून के मुताबिक की जाएगी, ट्रांसपेरेंट तरीके से की जाएगी, ताकि किसी का हक भी ना मारा जाए और KMC के साथ कोई ज़्यादती भी ना